हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी कुछ लोगों के लिए बड़ा ही पावन हफ्ता होता है। ये बहुत सारी चीज़ें मनाने को होती हैं, लेकिन यूपीएससी ने आज बढ़िया सा आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कुछ ही दिन बचे हैं और इसको फटाफट से हमें वाइंड अप करना है। तो सिंपल सा कहना है कि दिल टूटता है तो टूटने दो, लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए, है ना। सपनों को संजो के रखना है, बहुत मुश्किल से आपने बनाए हैं, ये नहीं टूटना चाहिए। तो इन सब के फालतू की बकवास से बाहर आओ और फटाफट से यूपीएससी को अपना एकमात्र टारगेट जो आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है उस पर फोकस करो। बहुत कम टाइम बचा है। 26 मई को आपका पेपर है। एक बार वापस से याद दिला देता हूँ, अगर अपने टेबल के सामने इस डेट को नहीं चिपकाया है तो प्लीज़ आप लोग चिपका लेना। आज का रेड कलर वैसे इसीलिए मैंने रख लिया था, थोड़ा माहौल के हिसाब से, बट कोई नहीं। इसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, खूब सारा प्रैक्टिस करो आप लोग, जितना हो सकता है उतना करो। सिर्फ साइंस का ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट से करो। और स्टार्ट करते हैं हम लोग भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। 2018 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड एट द सेम टाइम वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन एवर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो बताना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, आप लोगों ने शायद पहले भी लगाया होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं 8 फेब से लेके 14 फेब तक का, कौन कौन सा आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है हैप्स, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। क्या होता है? जो हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स वगैरह भेजा करते थे, भाई उससे तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। इसके लिए लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। और नॉर्मली जो हम लोग अनमैन्ड एयर व्हीकल यूज़ करते थे, UAVs, उसमें बैटरी लगा के करते थे। मुश्किल से 2 दिन 4 दिन के बाद बैटरी ख़त्म, या बहुत बार 1 दिन में बैटरी ख़त्म, तो फिर ये भी काम नहीं करता। लेकिन हैप्स जो है ना, समझ लो एक मिडिल सोल्यूशन है, चीप एंड मिडिल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन है। अभी तक पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में नहीं आया था, बट डेफिनेटली इट विल चेंज द वे हम लोग सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल से रिलेटेड है। IIT कानपुर ने DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलके यहाँ पर कुछ उन लोगों को फंडिंग मिली थी 4.5 करोड़ की, 2018 से बना रहे थे। पहला बन गया है। समझते हैं हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल क्या होता है, क्या इसे टेस्ट करते हैं। एक ये आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। देखो यूपीएससी ना हमेशा ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करती है। देखो लास्ट टू लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूरालिंक के बारे में पढ़ा था। आई थिंक आप लोग को याद होगा, इलॉन मस्क की कंपनी थी न्यूरालिंक, जिसने टेलीपैथी नाम से एक चिप बनाई थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ब्रेनोवेयर के बारे में। ब्रेनोवेयर अगेन एक ऐसा टूल था, हम लोग बोल रहे थे एक ऑर्गेनॉइड है जो कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है ना। ह्यूमन ब्रेन, आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन बना दिया था, जो दिखने में थोड़ा अजीब सा था, बट ब्रेनोवेयर उसको बोल रहे थे हम लोग। और आज के इस डिस्कशन में हम लोग न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क इज़ ए पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग इज़ ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये जो डीप लर्निंग का प्रोसेस है ना, ये डीप लर्निंग समझ लो अपने आप में एक इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है जिस पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बार क्वेश्चन पूछने में। जितना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली इस बार यूपीएससी लेके आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए इनको आपको मिस नहीं करना है किसी भी सेंस में। आज के इस सेशन में इंश्योर करना कि अगर क्वेश्चन इससे आता है तो गलत नहीं होगा। अगला आर्टिकल कार्टी सेल थेरेपी से रिलेटेड है। एक लीप फॉरवर्ड सक्सेस मिला है हमें कार्टी सेल थेरेपी को लेके। तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए कार्टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। एक यूनिक तरीका है जिसमें हम लोग अपने ही टी सेल्स को ट्रेन कर देते हैं कि तुम अपना, नॉर्मली टी सेल का काम ही वही है कि भाई तुम जाओ और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एंटीबायोटिक्स लगातार करो और जो भी एंटीजेंस फॉरेन आते हैं उनको मार डालो। लेकिन कार्टी सेल थेरेपी में स्पेशलाइज्ड हम उसको ट्रेंड टी सेल्स भेजते हैं, है ना। तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये कार का मतलब है, बट इसके बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। और एक लास्ट में छोटा सा आर्टिकल है हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास से रिलेटेड। हालांकि बहुत साल पहले भी, 4 साल पहले भी न्यूज़ में था, 2 साल पहले भी न्यूज़ में था। अभी एक बार फिर से DRDO ने टेस्टिंग वगैरह की है तो फिर से न्यूज़ में। एक बार समझ लेते हैं क्या आर्टिकल है इसके लिए। बढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। ये है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल। सिंपल भाषा में समझते हैं, एक लाइन में समझते हैं। मान लो ये है हमारा प्यारा अर्थ। अब मान लो अगर हमें कुछ भी इसमें, मान लो रिमोट सेंसिंग की बात कर लें या फिर कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना हो, इन सब के लिए हम लोग मिनिमम टू मिनिमम एक सैटेलाइट लॉन्च करते थे अपने लो अर्थ ऑर्बिट पे। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कि 200 से 300 किलोमीटर की ऊपर की हाइट, तब जाके हम लोग कोई भी एक फंक्शन कर पाते थे। अब इसके लिए आप लोग को भी पता है कि हम लोग अपना लॉन्च व्हीकल तैयार करते थे, रॉकेट से इसको फायर करते थे, वहाँ पर प्लेस करते थे। बड़ा काम है, मतलब बहुत खर्चे का भी काम है। और इसके जस्ट दूसरे तरफ
या तो हम लोग सैटेलाइट का इस्तेमाल करते थे, या फिर दूसरी तरफ हम लोग अनमैन्ड एयर व्हीकल या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते थे। ड्रोन्स की भी अपनी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। कितना ऊंचाई उड़ा दोगे? जितना अपना एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, 7 से 8 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हाइट पर उड़ाते थे, और वहाँ से थोड़े बहुत सर्वेलांस करते थे या फिर दूसरे काम करते थे। इवन कम्युनिकेशन की बात हो या कुछ भी बात हो, अब ये जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है ना, ये आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन दोनों का एक मिड सोल्यूशन है ये। मिड सोल्यूशन में क्या होगा, आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो पहले भी देख चुके हैं, वैसे ये वाला है। बैटरी का कोई झंझट नहीं है इसमें, क्योंकि ये सोलर पावर्ड है। सोलर पावर्ड होने की वजह से इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, या फिर एक फ़्लाइट जब ये ऊपर उड़ती है तो ये काफ़ी टाइम तक ऊपर रह सकती है। मतलब इसको वापस से बहुत ज़्यादा बैटरी देना, चार्ज करना, इन सब की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसका एल्टीट्यूड यूजुअली हम लोग रख रहे हैं अभी के लिए 18 से 20 किलोमीटर, तो डिसेंट हाइट है। 18 से 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड की हाइट पर अगर हम एक सूडो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट टाइप के सैटेलाइट्स को मिमिक करे, मान लो अगर उसको नहीं भी करती है, तो एटलीस्ट हम सब लोगों के लिए जो ये अनमैन्ड व्हीकल, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स या ड्रोन्स की मदद से हम लोग सर्वेलांस करते थे, पकड़े जाते थे, या फिर मतलब बैटरी इशूज़ की वजह से हम इसको इतने लंबे टाइम तक नहीं ले पाते थे, अब ये HAPS हम सब के लिए एक बहुत ही सिंपल सा वरदान टाइप का है। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एक मिडिल पाथ पर लेके चल रहा है ना। तो अब आप यहाँ पर फोटो से देख सकते हो कि हो सकता है कि हम सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से HAPS वगैरह लगा दें। तो HAPS इंडिया में अभी इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ के द्वारा, और इसी में आप समझो कि ये ना बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ में, जैसे नासा का एक मिशन है पाथफाइंडर, तो पाथफाइंडर भी वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज़ है, HAPS टाइप है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ही है। इसके अलावा ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है। आप यहाँ देखो, चाइना, साउथ कोरिया, UK, ये कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी उनके पास HAPS है, अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं है। इसीलिए ये टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में, वैसे आपको पता ही है कि और भी चीपली डेवलप होती है, तो इसीलिए बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं जो कि HAPS में इंटरेस्टेड हैं और अपने कॉमर्शियल स्पैन में भी इसको बनाना चाहते हैं। आप जैसे इसकी बेनिफिट्स की बात करोगे, सोलर पावर्ड है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। कॉस्ट एफिशिएंसी पर भी आराम से हमने बात कर लिया है, जिसमें रॉकेट वगैरह या फिर लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम पे बात कर लिया है कि ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में था, है ना, ऐसे कोई पर्टिकुलर इवेंट है तो उन सब के लिए फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ही काम कर जाएगा, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है ना, बैटरी पावर्ड है वो सब, और लो अर्थ ऑर्बिट से उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, तो इसीलिए ये सब अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद अगले आर्टिकल में हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, या फिर कभी भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी डाउट्स आते हैं, पूछने का मन है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आके मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं आप सभी के रिप्लाईज यूजुअली करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। अगला आर्टिकल हमारा है इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का। IIT कानपुर का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है HEAL, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक्स लेबोरेटरी। इसी के साथ साथ अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में एक अलग से बोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोनॉटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ARDB। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। एक फंड फॉर इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, FIST नाम है इसका। तो FIST के अंतर्गत में इसको फंडिंग दी गई थी, तो उसी के अंदर 4.5 करोड़ की जो फंडिंग थी उसके तहत ये पूरा टनल बिल्ड किया गया। अब आखिर है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, यूजुअली सबसे पहले ना यहाँ पर जो वर्ड हाइपर वेलोसिटी है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। हाइपर वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसकी स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली साउंड की स्पीड का 8 to 9 टाइम्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपर वेलोसिटी जो है वो मैक 8.8 पर चलता है, मतलब कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। और जो अभी ये हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल बना है, तो इसमें ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती हैं, क्या हो सकता है। देखो, जब भी मान लो कि अभी हम लोग कोई भी सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें उसको वापस अर्थ पे लेके आना है, तो जैसे ही वो अर्थ के कक्ष में इंटर करती है तो उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 3 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। मान लो कोई एस्टेरॉइड है अर्थ के पास आने वाला है, उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी।
इसके साथ ही साथ अगर मान के चलो कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी स्पीड भी इतनी हो सकती है, या फिर कोई स्क्रैमजेट फ्लाइट है, उसकी भी ये स्पीड हो सकती है, हाइपर वेलोसिटी ये सब टच कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हमें जज करना है तो हमें चाहिए भाई ऐसा कोई टेस्टिंग टनल जो कि इन स्पीड्स पर ये डिवाइसेस या फिर ये जो मिसाइल्स हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे मैन्यूवर करेंगे, उन सब चीज़ों की टेस्टिंग के लिए ये हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल काफ़ी हेल्पफुल है। तो सिंपल है कि ये टनल क्या करेगा, टनल देखो ये एरोडायनेमिक्स को टेस्ट करेगा। जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हाइपर वेलोसिटी पर चल रहे होंगे इनके एरोडायनेमिक्स मतलब क्या हो गया, एक ऐसा लॉ है जो कि बताता है कि भाई इस प्रेशर में, इस स्पीड पर, इस हवा की तरफ ये बॉडी या फिर ये जो भी आप मिसाइल चला रहे हो या जो भी चीज़ें हैं ये एक्चुअल में कैसे एक्ट करता है। तो उसी चीज़ को मिमिक करता है ये पूरा टनल, इसीलिए इसको बिल्ड किया गया था। इंडिया का पहला ऐसा हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कुछ है फिस्ट के बारे में एक बार समझ लीजिए। पता ही है कि ये फंड प्रोवाइड करता है ऐसे किसी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे अभी आईआईटी कानपुर को दिया गया था, ऐसे और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को जहाँ पर भी इसको ऐसे टैलेंट्स मिल जाएं जो कि कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं तो उनको ये फंड प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि उड़ान 500 प्लस ऑलरेडी आ चुका है। 500 दिन का करंट अफेयर्स अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया होगा, आप उसको आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इन करंट अफेयर्स को भी। और आपके लिए आरपीपी 2.0 एक टेस्ट सीरीज़ है, रिगरस टेस्ट सीरीज़ है जो कि अगेन 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है। इसमें डेली बेसिस पर 40 जीएस के क्वेश्चन और 20 सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात होती है अलॉन्ग विथ प्रॉपर डिस्कशन। तो इसका शेड्यूल वगैरह सब कुछ नीचे दिया होगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये एक रिगरस प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब आपको भी पता है कि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप डेफिनेटली इसमें सेल थ्रू करते हो। और ये करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ इन चारों सेंटर्स पर ऑफलाइन मीडियम में भी अवेलेबल है। आप इस फीस स्ट्रक्चर पर pw.live पर जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल कुफोस ज्वाइन निसार रिसर्च से रिलेटेड है। देखो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा निसार रिसर्च जो है ना ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। कॉन्टेक्स्ट तो बहुत सिंपल सा है कि निसार रिसर्च जो भी चल रहा था उसमें केरला की एक यूनिवर्सिटी है, फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़, कुफोस बोल रहे हैं इसको। तो कुछ डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए कि हमारे फॉरेस्ट में बायोमास और कार्बन को मॉनिटर करने के लिए कुफोस को ज्वाइन करा दिया गया। लेकिन निसार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निसार क्या मतलब है, देखो एन स्टैंड्स फॉर नासा। नासा और इसरो का ना ये जॉइंट वेंचर है, नासा और इसरो। और जो SAR है इसका मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो एक रडार मैकेनिज्म, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको कि ये लोग जॉइंटली सेंड कर रहे हैं, जिसके थ्रू होगा क्या कि ये पूरे अर्थ को, इंटायर अर्थ को 12 दिन के अंदर में मैप कर देगा। अब ऐसा नहीं कि 12 दिन में मैप करने के बाद ये रुक जाएगा, हर 12 दिन बाद ये मैप करता रहेगा। तो सोचो कि मान लो अर्थ में कोई भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मान लो बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इन सभी जगहों पर ये एक कंपैरेटिव डेटा दे सकता है ना हर 12 दिन के अंदर में। या फिर मान लो कहीं पर एवलांच आया, या फिर कोई डिज़ास्टर हुआ, या फिर कुछ भी ऐसे मेजर चेंजेस, कहीं की वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, कुछ भी चेंजेस को अगर ऑब्जर्व करना है, अगर एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जो कि आराम से इन सभी चीज़ों के डेटा को कलेक्ट कर रहा है, और ऊपर से ये वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा LEO ऑब्जर्वेटरी है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जिसके पास 2 बैंड्स हैं, मतलब S और L 2 बैंड्स हैं इसके अंदर में, आप यहाँ पर देख सकते हो। इन 2 बैंड्स के होने से क्या होता है कि डुअल फ्रीक्वेंसी पर आपकी मैपिंग थोड़ी सी फाइन होती है, मतलब कि आप आराम से जो छोटे वेवलेंथ्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके थ्रू जब आप मैप करते हैं तो आराम से आप, जैसे L बैंड के अंदर में आप 5 मीटर तक की आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, S बैंड के अंदर में 12 मीटर तक की आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब भी अर्थ सरफेस की मैपिंग होती है तो हमें और अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यही है डुअल फ्रीक्वेंसी यूज़ करने का मतलब। एक बहुत बड़ी बात यह है कि निसार रिसर्च जो है ना ये ओपन रिसर्च है, मतलब कि जो भी इसके रिसर्च आउटपुट्स होंगे ये वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट को फ्रीली अवेलेबल होंगे। आराम से कोई भी इन डेटा का यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो अर्थ के ऊपर ये पूरा रिसर्च कंडक्ट करेगा, है ना। आपको बता दिया कि मान लो कुछ भी लैंडस्लाइड होता है, फ्लड प्लेन्स कहीं पर हैं, उनको मैप करना है। इवन आप ये भी समझो इसका एक पोटेंशियल सिर्फ, मतलब सरफेस के ऊपर चीज़ों को मत समझो आप,
इवन इंटरनल मैटर्स, मतलब कि अगर अर्थ का कोर के बारे में पढ़ना है, मेंटल के बारे में पढ़ना है, तो भी ये स्टडी कंडक्ट काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि देखो, जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो वो किस जोन में आए, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इन सब के बारे में भी ये पोटेंशियल हज़ार्ड या फिर पोटेंशियल हज़ार्ड एरियाज़ को बहुत अच्छे से समझ लेगा। और उसके चलते जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से स्टडी ये कंडक्ट कर सकता है। तो इसलिए निसार रिसर्च अपने आप में ना एक बड़ा प्रोग्राम है, और मतलब फॉर द ग्रेटर गुड है ये, है ना। तो इसीलिए मैंने बताया कि कोई भी फॉल्ट पैदा हो रहा है, वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, इन सब से अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, ये सब भी पता चल जाएगा। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द सरफेस चेंजेस बट इवन द इंटरनल चेंजेस अकरिंग इनसाइड द अर्थ, ये सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। और इवन क्रायोस्फीयर की बात हम लोगों ने की है वैसे तो, कि जो भी आइस शीट है या फिर ग्लेशियर्स हैं, ये सारे मेल्ट होंगे, तो इन सब के बारे में भी एक ट्रैक रखना चाहेगा। कुफोस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बहुत ही रिसेंटली, अभी 14 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, 2010 में केरला के गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और ये फिशरीज़ और ओशन साइंस के बारे में थोड़ा सा फोकस करके इन पर रिसर्च कंडक्ट करती है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार का जो SAR है, सिंपल सा मतलब यही था, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल, एक आप ऐसा समझ लो कि एक लैंडस्केप क्रिएट करता है, मतलब कि आपको एक मैप क्रिएट कर देगा विथ हेल्प ऑफ रडार। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा एंटीबायोटिक डिस्कवरी विथ न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। देखो, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, ये पार्ट है आपका डीप लर्निंग का, और डीप लर्निंग पार्ट है मशीन लर्निंग का। क्या मतलब है इन सब का, समझते हैं। मशीन लर्निंग क्या है, कोई बता सकता है? मशीन लर्निंग ना, बहुत सिंपल तरीके से समझो कि हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं। जैसे मान लो, जब हमारे घरों में या फिर आस पड़ोस में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग खूब सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, कि ये देखो, ये कुर्सी है, ये क्या है, ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, समझाते हैं ना, तभी तो उसको समझ में आता है। मतलब क्या है कि हम लोग उसके अंदर पहले डेटा फीड करते हैं, है ना। और डेटा फीड करने के बाद कुछ दिन बाद वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। हो सकता है बड़ा होकर वही बच्चा इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सिविल सर्वेंट बन सकता है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बना कैसे? वो इसलिए बना क्योंकि हमने पूरे लाइफ टाइम उसको इतना डेटा फीड किया है कि अब उसका ब्रेन जो है वो प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोसेस करने के बाद ये बहुत अच्छे अच्छे आउटपुट्स दे रहा है ना। सिमिलर वेज में समझ लो आपका मशीन लर्निंग भी होता है। मशीन लर्निंग डेफिनेटली डील्स विद द सेम थिंग। यहाँ पर बस हमारे इंसानी दिमाग की जगह पर कोई मशीन होगी, कि हम मशीन के अंदर में इतना डेटा दे रहे हैं, इतना डेटा दे रहे हैं कि वो कुछ हमें आउटपुट दे रही है। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज़ अ टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनको हम लोग ट्रेन करते हैं, इनको डेटा प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से समझ सकते हो कि ना, मल्टी लेयर्ड होते हैं ये लोग। मान लो कि ये पहला लेयर है आपका, है ना। इस पहले लेयर में ये पूरा आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। उसके बाद इसके बाद कुछ और भी होंगे, फिर कुछ और लेयर्स होंगे, और कुछ फाइनल रिजल्ट होगा अपना। मान लो कि ये जो 2 रिजल्ट मैंने दिया, A और B, ये रिजल्ट क्या कहता है? एक ना सिंपल सा लीफ है। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये लीफ एक रेड कलर का है, या फिर दोनों ही रेड कलर का ही रखते हैं, और एक लीफ जो है ना वो थोड़ा सा डैमेज्ड है, ठीक है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो आपको मैंने ये डॉट्स दिखाए ना, ये समझ लो न्यूरल नेटवर्क है। अब इसके अंदर ना इन दोनों डेटा को फीड किया गया। तो फीड करने के बाद ये इसने सभी लिंक्स को इस्तेमाल किया, फिर यहाँ से भी सब लिंक्स पर गया, और एक निष्कर्ष पर पहुँचा, और बताया इसने कि ये वाला पत्ता A है और ये B है। मान लो, तो मान लो हमने A पत्ते को दिखाया पहले, तो इसका रिजल्ट आया कि अच्छा ये B पत्ता है, जो कि ऑब्वियसली गलत है, ये पत्ता तो A है। तो हमने इसको समझाया कि नहीं, गलत बोल रहे हो, ये ना A है, B नहीं है। बोला अच्छा अच्छा है, फिर से दिखाओ पत्ते को। तो हमने फिर पत्ता दिखाया। मान लो उसने फिर किसी कंडीशन में फिर से गलत आंसर दिया। हमने उसको फिर से ट्रेन किया कि नहीं नहीं, देखो इस कंडीशन में जब भी आंसर आएगा तो आपको आंसर A देना है ना। इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज से, मतलब उसको प्रोग्रेस करके हम लोग उसको ना ट्रेन करते हैं इस न्यूरल नेटवर्क को। और फिर एक बार जब ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है, तब ये अपने हिसाब से डिज़ायर्ड रिजल्ट देने लगता है। फिर आप इसको जैसे ही कोई भी दूसरा खराब पत्ता दिखाओगे, ये तुरंत बता देगा कि भाई ये तो B है। अगर आपने अच्छा पत्ता दिखाया तो बता देगा A है।
ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक इसका वर्क बताया है। कॉम्प्लेक्स वर्क किसी भी चीज़ में हो सकता है। मान लो इसी चीज़ को एक्सपैंड करो, आपका फेशियल रिकग्निशन जो मोबाइल फ़ोन करता है, समझ लो ऐसे न्यूरल नेटवर्क ऐसे फेशियल रिकग्निशन में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग एप्लीकेशंस देखते हो कि वो आपकी ऐसे फ़ोटो लेता है और फ़ोटो लेके बता देता है कि भाई आपकी एज क्या है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर हमने उस तरीके से न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया कि आप फेस के ये पॉइंट्स पर आप जरा देखो कितनी सीकन है, उस हिसाब से बताओ। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा प्रोग्राम इसको दिया है। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी अगर देंगे वो भी सीख जाएगा। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे कि मान लो आप किसी दूसरे देश में घूमने गए हो, मान लो रशिया घूमने गए हो आप। अब रशियन लैंग्वेज तो डेफिनेटली आपको आता नहीं होगा, वो तो आड़े तिरछे कुछ भी ऐसे ऐसे लिखा होगा। तो अब इसको पढ़ोगे कैसे? इसको पढ़ने के लिए आप लोगों ने सिंपल अपना गूगल कैमरा लेंस निकाला और वो लेंस ने तुरंत के तुरंत इसको कंसीडर करके आपको बता दिया लिखा हुआ है लेफ्ट जाओ, है ना। साइन बोर्ड्स आप पढ़ नहीं पा रहे थे रशिया में। ये कैसे हुआ? ये एक्चुअल में इसको भी तो कमांड दिया गया है ना। तो इसी तरीके से समझ लो ये न्यूरल नेटवर्क्स भी हैं। आगे चल के इनका बहुत बहुत वाइड एप्लीकेशन आने वाला है। स्टार्ट बहुत पहले से हो चुका है। 1944 की बात है जब पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था बनाना। लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ के आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में चैट जीपीटी या डीप लर्निंग जैसे चीज़ों को जन्म दे रहा है। तो समझो कि ये अपने आप में ना एक अथाह इन्फॉर्मेशन है। आप इवन जब हम लोग बात करते हैं ड्राइवरलेस कार्स की, तो इवन ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो भी क्या करता होगा? मान लो ये विंडो पैन है जहाँ से सारे रोड वगैरह दिख रहे हैं, ये आपका हैंडल है और इसके हिसाब से आपको चलाना है। तो ये एक सेंसर जो लगा रहेगा वो बताएगा कि अच्छा सामने एक इंसान खड़ा है, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, यहाँ पर रोड इस तरीके से जा रही है, तो आपको हैंडल अपने आप टर्न कर लेगा उधर। हर एक कमांड जिस चीज़ को आप सिखा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग इससे ग्रेटर आउटपुट ले सकते हो, वो सब के सब डीप लर्निंग में आएंगे। ठीक है। 1990s से आपको समझ में आया होगा कि डीप लर्निंग का एक नया रिवोल्यूशन आया है। और जब से ये पोस्ट 2000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जब से और ज़्यादा डेवलप होने लगा है, इनफैक्ट विद द अपकमिंग चैट जीपीटी एंड अदर गूगल बार्ड और ये सारी चीज़ें, तब से ये चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। तो न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना। और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो इंसानी दिमाग जैसा काम करने लगे। जैसा मैंने आपको समझाया था ना सबसे पहले एग्जाम्पल के तहत कि एक बच्चा पैदा होता है, आगे बढ़ के वो कुछ भी काम कर सकता है। तो इसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन की तरीके से हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को भी ट्रेन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसीलिए पता होना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इन सब का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सा ये टॉपिक है। मतलब है तो बहुत ईजी सा, लेकिन आपको मतलब समझना पड़ेगा, है ना। और मैंने आपको ये भी समझाया कि देखो इसमें इंटरकनेक्टेड नोड्स लगे होते हैं। ये ही नोड्स एक लेयर से दूसरे लेयर पर कनेक्ट होते हैं, आपस में ट्रेन करते हैं और फिर ये डिज़ायर्ड आउटपुट देने लगते हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ कि इमेज रिकग्निशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकग्निशन है। ये सारी चीज़ें आपके न्यूरल नेटवर्क से पॉसिबल है। अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन था ना कि जो आर्टिकल अभी हम लोग डिस्कस करें वो क्यों डिस्कस करें, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हमें मिली है जिसमें कि इसी डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम लोग एंटीबायोटिक्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है? देखो जिस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं ना कि डीप लर्निंग से आप कुछ भी इनपुट दोगे उसका एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि हम लोगों ने उसको सेल्स के अकॉर्डिंग ट्रेन करना स्टार्ट किया कि देखो भाई सेल्स में जैसे जैसे ये चेंजेस आते जाते हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो इन एनी सच सिचुएशन अगर कोई भी नया फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है, या फिर मतलब इस हिसाब से अगर कुछ भी ड्रग डेवलपमेंट की बात करनी है, तो आप यूँ समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें कैसा एंटीबायोटिक काम में ले आना है, उसके लिए ये चूँकि पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका होगा, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग ड्रग्स के अनुसार कुछ एक ब्रॉडर मॉडल बना पाएगा। मतलब कि एक बड़े पैमाने पर बता पाएगा कि हाँ एंटीबायोटिक्स में ये चेंजेस कर दो जिससे कि इस डिज़ायर्ड डिसीज़ से लड़ने की ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन दे देगा, है ना। तो इसीलिए ये डीप लर्निंग एंटीबायोटिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। अगला आर्टिकल हमारा कार्टी सेल थेरेपी से रिलेटेड है। एक्चुअल में न्यूज़ में ये इसलिए है ना क्योंकि एक ब्रेक थ्रू रिजल्ट मिला है हमें। पहला ऐसा कॉमर्शियल पेशेंट जो कि कार्टी सेल थेरेपी के अंदर गया था,
उसको अब कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कैंसर को ट्रीट कर दिया कार्टी सेल थेरेपी ने। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कैंसर अभी तक ट्रीटेबल ही नहीं था, इसको ट्रीट नहीं कर सकते थे हम लोग। अब कार्टी सेल थेरेपी में होता क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कारगर तो हो गया ये। देखो सिंपली हमारे बॉडी में टी सेल्स मिलते हैं। टी सेल्स कहाँ से होता है उसको समझने के लिए हमें अपने ब्लड को समझना पड़ेगा। ब्लड में आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं। इसमें आज हम लोग स्पेसिफिकली वाइट ब्लड सेल्स को पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आप सबको पता है कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो किसी भी बाहरी एंटीजन से लड़ने के लिए जितने भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, WBCs के थ्रू होते हैं। तो अब वाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप्स हैं जो कि आपको हर बार याद रखना है। एक है न्यूट्रोफिल्स और एक है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। इसी के बारे में आपको पढ़ना है एक्चुअल में। अब सिंपल समझना कि जो कार्टी सेल थेरेपी में होता क्या है उसको समझने के लिए पहले आप टी सेल्स के फंक्शंस को समझोगे कि कोई भी चीज़ बाहर से एंटीजन अगर हमारे बॉडी में घुसता है, मान लो कि सिंपल आपके स्किन में एक मच्छर ने ही काट लिया, मच्छर ने जैसे ही काटा तो आप देखते होगे कि वो स्पॉट रेड हो गया। रेड हो गया मतलब कि आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तुरंत एक्टिव हो गई है। उस टाइम पर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल एक्चुअल में आपके बॉडी के हर जगह प्रेजेंट होता है, लोकली प्रेजेंट होता है ये, तो ये तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाता है वहाँ पर और ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो वर्ड जो होता है ना इसका मतलब होता है खा लेना। तो इस जितने भी एंटीजन आए हैं ये क्या करता है, इसको खा लेता है। अगर बाहर का हमला इतना कमज़ोर है कि इसके खाने मात्र से काम चल जाता है तो ये मतलब कुछ को तो ऐसे ही निगल जाएगा, किसी को दोबारा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है हमारी इम्यूनिटी में। तो ये समझ लो कि फर्स्ट साइट पर जैसे कोई ट्रीटमेंट होती है ना, लाइन ऑफ फर्स्ट साइट है ये हमारा फैगोसाइट्स, सॉरी न्यूट्रोफिल्स। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हमारे शरीर के अंदर में घुस गए हैं जो कि न्यूट्रोफिल के बस में नहीं है। मान लो ट्यूमर डेवलप हो गया, अपने आप में रेप्लिका बनाने लगे वो लोग। कैंसर के सेल्स क्या होते हैं, कैंसर का मतलब यही होता है कि कोई भी एक सेल जो है वो क्या करता है, अपने आप का रेप्लिका बनाने लगता है, इतना तेज बनाने लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स अपने बी सेल, टी सेल्स या फिर न्यूट्रोफिल की मदद से उनसे फाइट ही नहीं कर पाते। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो जो कैंसर का सेल होता है ना वो बहुत बदमाश होता है। कैंसर का सेल समझ लो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल पागल बना के निकल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि कैंसर का सेल क्या कर सकता है, कैंसर का सेल एक तरीके से आपके पूरे इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर सकता है। वो आपको बोलेगा कि भाई मेरी कॉपी बनाओ, तो आप उसके ही जैसे खूब सारे वायरस प्रोड्यूस करने लगोगे, कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करने लगोगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी करा सकता है अपने शरीर से। तो इस हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम जो ये मैं बता रहा हूँ ना फैगोसाइट्स, ये खा लेता है, लेकिन ये सब काम करना बंद कर देते हैं। तो ये तो चलो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात हमने की थी फैगोसाइटोसिस की वजह से। जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो इसमें बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स आर स्पेसिफिकली मेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और टी सेल्स जो होते हैं दे आर मेंट टू अटैक ऑन दीज कैंसर सेल्स थ्रू एंटीबॉडीज़। तो टी सेल का काम है अटैक करना, ठीक है, अटैक से टी याद रखना, टी सेल्स का काम है अटैक करना। अटैक कैसे करते हैं, देखो एक्चुअल में जो भी हमारा टी सेल होता है ना, टी सेल के पास अपने कुछ थोड़े मोड़े ये एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये एंटीजन रिसेप्टर एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करते हैं कि बाहर से जो एंटीजन आया है उसका वो क्या है। मान लो कि ये कुछ आया था तो ये इसमें फिट होगा और इसमें अपना एक एंजाइम ट्रांसफ़र करेगा और इसको ध्वस्त कर देगा, फोड़ देगा। ऐसे ही टी सेल काम करता है। लेकिन जब कैंसर सेल्स होते हैं ना तो वो इसको पागल बना देते हैं, इस टी सेल को। वो उसको ऐसा दिखाते हैं कि भैया मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, इंसान नहीं मतलब बुरा सेल नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ, मुझे रखो अपने शरीर में, मुझे मल्टीप्लाई होने दो, तुम उसके पीछे मत पड़ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये पागल बन जाता है, इसीलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है उन कैंसर सेल्स को और ये मार भी नहीं पाता है उनको। लेकिन कार्टी सेल थेरेपी के अंदर में क्या किया गया कि हम लोग एक वीक फॉर्म ऑफ वायरस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स का एक बोतल में या फिर एक पाउच ब्लड निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसमें से वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हम लोग छांट लेते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स जब अलग कर लिया हमने
तो उसमें हमने एक वीक या फिर मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि नॉन लिविंग फॉर्म ऑफ ऐसा वायरस जो है ना उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि इसमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यही वायरस क्या करता है, इन टी सेल्स के अंदर में जाके कुछ एंटीजन रिसेप्टर्स बनाता है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। तो ये कुछ अब जो नए वाले रिसेप्टर्स बने ना, वो पुराने वाले रिसेप्टर्स के तुलना में ज़्यादा एडवांस्ड हैं और इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, या फिर जो भी डिज़ायर्ड कैंसर सेल से फाइट करना है उसके खिलाफ बिल्कुल तैयार है। फिर हम इसको लैब में मिलियंस ऑफ नंबर्स में ग्रो करते हैं और वापस उस पेशेंट्स के अंदर में डिफ्यूज़ कर देते हैं या फिर फ्यूज़ कर देते हैं, उस ब्लड को वापस से उसके शरीर में डाल देते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे शरीर में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाला टी सेल पैदा हो जाता है और ये टी सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तो ये है पूरा कार टी सेल थेरेपी, और इसी के लिए पहला ये कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है पेशेंट। यही आपको पूरा इस आर्टिकल में समझना था, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो कार टी सेल थेरेपी अगर समझ जाओगे, ये वाले पिक्चर समझ गए, तो फिर आपका पूरा प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। देखो, हम लोग ना जब भी मान लो कोई एंटी टैंक मिसाइल बनाते हैं, मतलब कि हमारे हमारे कुछ तो ऐसी चीज़ें होती होंगी ना जिसको कि हम टारगेट के तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं और उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। मान लो दुश्मन देशों ने हमारे ऊपर मिसाइल दाग दिया, तो हमारे पास ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, एंटी मिसाइल्स होने चाहिए जो कि इस मिसाइल को ध्वस्त कर दे ऊपर हवा में ही। लेकिन इस वाले डिवाइस को टेस्ट कैसे करेंगे? क्या पहले हम दुश्मन देश का इंतज़ार करें कि वो कभी हमारे ऊपर मिसाइल दागेगा तो हम अपना टेस्ट करेंगे, या फिर हम अपने ही देश पर एक मिसाइल छोड़ दें और फिर इसका टेस्ट देखें कि हाँ ये हमारा एंटी मिसाइल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो नहीं काम किया तो क्या होगा, मिसाइल अपने ही देश में गिरेगा, फूट जाएगा। तो आखिरकार, या फिर कुछ भी है, मान लो ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, कुछ भी हो सकता है ये। इन सब के लिए ये टेस्ट कैसे करेंगे? किसके ऊपर टेस्ट करें? किसके ऊपर टेस्ट करें? या ये हीट के ऊपर टेस्ट करें? तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। समझ लो, ये मिमिक करता है ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको कि हम लोग टारगेट के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। टी फॉर टारगेट। टारगेट का मतलब ये कि इस पर निशाना लगाओ और अपना बढ़िया सा जो भी आपने एंटी मिसाइल, एंटी टैंक, जो भी आपने अभी तक बनाया है उसको टेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये स्मॉल गैस टरबाइन इंजन के साथ चलता है। मैनूवर कर सकते हैं उसको, मतलब आराम से दाएं बाएं कहाँ पर कैसे घुमाना है वो सारी चीज़ें। मिसाइल को हम लोग मैनूवर करते हैं, वैसे इसको भी कर सकते हैं। इनर्शियल नेविगेशनल सिस्टम होता है इसके पास। फ्लाइट कंट्रोल है, कंप्यूटर से पूरा कंट्रोल कर सकते हो आप लोग। साथ ही साथ मेजरेबल रेडार क्रॉस सेक्शन हम इसका फिक्स कर सकते हैं। जितना हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जिस हिसाब से टेस्ट करना होता है उसको उस शेप में या फिर उस रेडार के रेंज में हम लोग इसको ढाल सकते हैं। तो वो बिल्कुल एक्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करता है और उस हिसाब से हम अपने टेस्ट वगैरह सारे कंडक्ट कर लेते हैं। तो यही है, रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो को ये मिमिक करता है। ठीक है, अभ्यास या फिर हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट्स। तो यही पूरा पढ़ना था आपको। डीआरडीओ के बारे में अगर आपको थोड़ी बात जाननी है तो आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ पर काम करता है। और 3 मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद करने होंगे हमेशा के लिए। एक है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, एक है डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और एक है डीटीडीपी, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। डीआरडीओ 1958 में बनाया गया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना इसरो कब बनाया गया था। ठीक है, ओके, तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, ये वाले पर भी आपको मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। हम लोगों ने इतने सारे आर्टिकल्स को अच्छे से कवर कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।